स्टार्टअप्स, अ ब्रांच फ्रॉम अ लार्ज कंपनी। स्टार्टअप कई आकारों में मौजूद हैं और उनमें से सभी ग्राउंड लेवल से नहीं बने हैं। शाखा उद्यमों का आधार स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरे शब्दों में, बड़े निगमों के स्पिन ऑफ जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। बड़े संगठन शाखा व्यवसाय स्थापित करके छोटे प्रतिस्पर्धियों को विस्थापित कर सकते हैं। चूंकि ये व्यवसाय अपने मूल निगम से बंधे नहीं हैं, वे अपने हितों को साध सकते हैं और जांच के डर के बिना नई चीजों को आजमा सकते हैं। साइडवॉक लैब्स एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी है। सोशल स्टार्टअप्स, चैरिटी और नॉन प्रॉफिट्स, यह अक्सर गलत धारणा है कि जो लोग व्यवसाय शुरू करते हैं वे धन और विस्तार से प्रेरित होते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां हैं जो सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समर्पित हैं। परोपकार गैर लाभकारी संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, विशेष रूप से सामाजिक कंपनियों के विस्तार को प्रेरित करता है। किसी भी अन्य की तरह अनुदान और उपहारों का उपयोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। Code.org कंप्यूटर विज्ञान में करियर बनाने में रुचि रखने वाले छात्रों की सहायता के लिए गूगल और फेसबुक की सहायता से कुल $60 मिलियन एकत्र करने में सक्षम था। स्टार्टअप क्या है? 30 से कम कर्मचारी हैं, एक विघटनकारी उत्पाद है, बाहरी निवेश को क्राउडफंडिंग या ऋण के माध्यम से वित्तपोषित। उनके पास अभी तक एक निगम के संसाधन नहीं है, वे खरीदे जाने के लिए तैयार नहीं हैं और उद्योग के भीतर एक अंतर बनाने के बीच में हैं। कैसे मदद करते हैं? इकाई 3। जहां भी आप देखते हैं वहां सफल स्टार्टअप हैं। उद्यमी और रचनात्मक संगठन वैश्विक मुद्दों से निपटने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ दुनिया भर में व्यवसाय बना रहे हैं। हालांकि नए विचारों को केवल उनके विकास का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली में लागू किया जा सकता है। यदि कोई स्टार्टअप अर्थव्यवस्था और सभी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता पर लाभकारी प्रभाव डालना चाहता है, तो उसे समग्र रूप से समुदाय का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। आइए हम एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के मोटे तौर पर लक्षण वर्णन के साथ शुरू करें। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र। एक स्टार्टअप अपने दम पर सफल नहीं हो सकता, उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। वे एक मौजूदा प्रणाली या नोड्स के नेटवर्क के एक घटक के रूप में पैदा होते हैं। उद्यमी नए व्यवसायों, व्यक्तियों और संगठनों सहित संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला से लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार के सेटअप को स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। मेरियम-वेबस्टर एक पारिस्थितिकी तंत्र को कुछ भी जैसे कंपनियों का एक नेटवर्क के रूप में परिभाषित करता है, जो मुख्य रूप से इसके जटिल जुड़े टुकड़ों के कारण एक पारिस्थितिकी तंत्र के समान माना जाता है। इस संदर्भ में परस्पर निर्भरता का विचार महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां समग्र कल्याण में योगदान करती हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र उन लोगों का एक समूह है जो व्यवसाय शुरू करने और बनाने के लिए संसाधनों को साझा करते हैं। यह समुदाय एक शहर, एक क्षेत्र या यहाँ तक कि इमारतों का एक समूह भी हो सकता है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बनाता है? एक व्यवसाय के लिए आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र बनाना एक कठिन प्रयास है और सफलता के लिए कोई एकाकार सभी नुस्खा नहीं है। जबकि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र अद्वितीय है, कुछ कारक इसके स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकारी एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं और मीडिया जैसे कई तत्व हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाते हैं,
लेकिन यहाँ हम 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में गहराई से समझेंगे। स्टार्टअप। बेशक स्टार्टअप स्वयं पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये वे स्थल हैं जहाँ नवाचार, विकास और प्रगति शुरू होती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक विशाल निगम की तुलना में स्टार्टअप के प्रयासों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अधिक रोजगार का सृजन होता है। नवनिर्मित कंपनी के शेयरधारक फर्म की बिक्री या सार्वजनिक पेशकश से आय का 1% प्राप्त करते हैं। देश की उन्नति में इस कारक के योगदान के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। परिवर्तन उन मेट्रो क्षेत्रों में प्रचलित है जो बड़ी संख्या में नए उद्यमों को आकर्षित करते हैं। अचल संपत्ति बाजार में उछाल के परिणामस्वरूप रेस्तरां, कॉफी की दुकानें और जिम जैसे नए उद्यमों की आमद हुई है। स्टार्टअप परिदृश्य रंग का एक वास्तविक इंद्रधनुष है, जिसमें सीड स्टेज कंपनियों से लेकर उच्च विकास पैमाने तक शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक प्रजाति महत्वपूर्ण है। बेशक विशाल, सदा बदलते ब्रह्मांड में असंख्य अतिरिक्त ग्रह हैं। इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर इनक्यूबेटर और त्वरक कंपनियों को महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं, जैसे कि पेशेवर पर्यवेक्षण और शिक्षण के साथ साथ सहयोग, साझेदारी, अनुसंधान और विकास और वित्त की संभावनाएं। वे किसी भी नई फर्म की स्थापना के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण हैं। यदि एक त्वरक के माध्यम से संसाधनों और नेटवर्क तक पहुंच नहीं है, तो एक स्टार्टअप कामयाब नहीं हो सकता है। जब से वाई कॉम्बिनेटर और टेकस्टार्स को क्रमशः 2005 और 2006 में पहले बीज त्वरक के रूप में लॉन्च किया गया था, तब से त्वरकों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसमें दुनिया भर में नए त्वरक सामने आए हैं। 2016 में 3,269 अमेरिकी व्यवसायों को निवेश में 107, 264, 392 प्राप्त हुए, जबकि 3,701 यूरोपीय कंपनियों को 50, 124, 145 प्राप्त हुए। इसके बारे में अधिक जानें। यहाँ कॉम्बिनेटर वीएस टेकस्टार्स 3 बार के फिटकरी द्वारा त्वरक की तुलना। कोडमेंटर व्यावसायिक त्वरक और इनक्यूबेटर अक्सर कार्यस्थल प्रदान करते हैं। डेमो डेज इन कार्यक्रमों की पराकाष्ठा है और वे महत्वाकांक्षी व्यवसाय मालिकों को संभावित निवेशकों के लिए अपने प्रस्तावों को सही करने की अनुमति देते हैं, जबकि कुछ त्वरक किसी भी स्तर पर अवधारणाओं को स्वीकार करते हैं। अन्य केवल उन लोगों पर विचार करेंगे जिन्होंने पहले से ही न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (MVP) का उत्पादन किया है और या महत्वपूर्ण कर्षण प्राप्त किया है। सहकर्मी स्थानों विकास के शुरुआती बूटस्ट्रैपिंग चरणों में अधिकांश फर्म अपने स्वयं के कार्यालय स्थान को किराए पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए वे आम तौर पर एक साझा करते हैं। सहकर्मी स्थान साझा कार्यालय स्थान होते हैं, जहां सभी प्रकार के व्यवसाय कम कीमतों पर कम अवधि के लिए वर्क स्टेशन या यहां तक कि एक पूरे कार्यालय को किराए पर ले सकते हैं। कंपनियां अन्य फर्मों के साथ कार्यालय स्थान साझा करने से जुड़ी लागत में कमी के अलावा अन्य कारणों से सहकर्मी स्थानों में शामिल होती हैं। सहकर्मी स्थानों के सदस्य मुफ्त कॉफी, रियायती जिम की कीमतों और भोजन वितरण जैसे लाभों का आनंद ले सकते हैं। दूसरी ओर, सहकर्मी स्थान अपने समुदायों का निर्माण करते हैं और नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां व्यवसाय के मालिक अन्य पेशेवरों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं और अन्य उद्यमों के साथ सहयोग विकसित करने की संभावना का पता लगा सकते हैं।
यदि कोई स्टार्टअप किसी ऐसे फ्रीलांसर को नहीं जानता है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वे किसी ऐसे व्यक्ति को जान सकते हैं जो ऐसा करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सच है जो सहकर्मी सुविधाओं से काम करते हैं। आइडिया वैलिडेशन क्या है? विचार सत्यापन एक व्यवसाय के रूप में इसकी व्यवहार्यता को सत्यापित करके यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि कोई विचार आगे बढ़ने के लायक है या नहीं। यह दर्शाता है कि लोग आपकी पेशकश में रुचि रखते हैं और इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। जो कंपनियां पहले यह स्थापित किए बिना कि उनके उत्पादों का बाजार है या नहीं, बाजार में जल्दबाजी करती हैं, वे विफल हो जाती हैं। यदि आप वास्तविक लोगों से जुड़ नहीं सकते हैं, तो आपका व्यवसाय पैसे की बर्बादी होगा और विपणन या बिक्री में सफलता की बहुत कम संभावना होगी। चैटिंग से लेकर संभावित ग्राहकों से लेकर वेब लैंडिंग पृष्ठ बनाने तक, एक अवधारणा को परीक्षण में लाने के विभिन्न तरीके हैं। को उन वस्तुओं के विकास से बचने में सहायता करती है जो नहीं बिकेंगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेलचिम्प एक घरेलू नाम और उद्योग मानक है। इससे पहले कई अन्य लोगों की तरह इस फर्म को व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर शुरू किया गया था। मेलचिम्प एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में मामूली मूल से एक बहु-अरब डॉलर के निगम के रूप में विकसित हुआ। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य आभासी समुदाय के गठन के लिए एक मंच बनाना था, हालांकि वह प्रयास असफल साबित हुआ। हालांकि उनके ग्राहकों ने ईमेल विपणन में सहायता का अनुरोध किया था। यह अवधारणा बाजार में कहीं भी फिट नहीं लगती थी। इसके बजाय निष्कर्षों ने अन्य संभावनाओं के लिए भुगतान करने की तैयारी का संकेत दिया। इस दृष्टिकोण में एक अवधारणा को मान्य किया जाता है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विचारों को मान्य करने में क्यों मदद करता है? अपनी अवधारणा का परीक्षण करने के लिए आपको पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग क्यों करना चाहिए? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कदम यह साबित करना है कि एक बाजार है। आपके पास एक दशक में सबसे अधिक आविष्कारशील व्यावसायिक विचार हो सकता है। हालांकि यदि किसी अवधारणा में कोई रुचि नहीं है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है और एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यह तय करने में मदद करेगा कि आप समस्या के लिए जो समाधान प्रदान कर रहे हैं, वह इसके लायक है या नहीं। दूसरा चरण परिवर्तकों को कम करने पर चर्चा करता है। यह पता लगाने का एकमात्र गारंटीकृत तरीका है कि क्या आपके व्यवसाय की अवधारणा को जल्दी अपनाने वाले होंगे। इसे परीक्षण के लिए रखना है और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके पास आपके उत्पादों को खरीदने के लिए वित्तीय साधन है। किसी उत्पाद का परीक्षण करने का एक पारिस्थितिकी तंत्र से बेहतर तरीका क्या हो सकता है जो पहले से ही उपयोगकर्ताओं, कर्मचारियों आदि जैसे तत्वों के साथ बनाया गया हो। यह नए व्यवसायों के लिए एक बहुत ही सामान्य नुकसान है। उनके पास उस समस्या की सीमित तस्वीर है जिससे वे निपटने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे करें? सत्यापन एक पारिस्थितिकी तंत्र की मदद से विचार और स्टार्टअप विचार विकसित करें। इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले हमेशा कागज पर एक अवधारणा बनानी चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे चरण दिए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए है। समस्या का वर्णन करें। न जब संस्थापकों द्वारा विकसित उत्पाद की बाजार में कोई मांग नहीं होती है, तो स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिखाई देने वाली और छिपी हुई दोनों तरह की चिंताओं की एक सूची बनाएं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है और जिन्हें आप कुशलता से संबोधित कर सकते हैं। अपने ग्राहकों को परिभाषित करें। न संभवतः पहले दिन आपका एकाधिकार नहीं हो सकता है। हालांकि यदि उत्पाद सफल है, तो स्केलिंग अप चरणों में किया जा सकता है। आप अपने ग्राहक के कार्यस्थल को चिह्नित करने के लिए किन शब्दों का उपयोग करेंगे?
उसकी कंपनी कितनी बड़ी है, उनका पेशा क्या है। भाषित करें ना, क्या आप पुरानी समस्याओं के नवान्वेषी समाधान के साथ आए हैं या उसी समस्या के लिए एक नया दृष्टिकोण। अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों पर ध्यान दें और कुछ समय के लिए प्रतियोगियों की उपेक्षा करें। अब उपर्युक्त कदम स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन नीचे वर्णित चरण या प्रक्रियाएं कुछ ऐसे भाग हैं जहां पारिस्थितिकी तंत्र संस्थापकों की मदद कर सकता है। सत्यापन लक्ष्य, आपके पास यह प्रदर्शित करने वाले तथ्य होने चाहिए कि आपकी धारणा वास्तविक दुनिया में व्यवहार्य है। नतीजतन, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट और मात्रात्मक बनाएं। 10 संभावित उपभोक्ताओं से प्रतिक्रिया जो आपकी अवधारणा के बारे में उत्साहित हैं। सफल कंपनियों के लिए कम से कम 5 सुझाव। एक सफल उत्पाद अवधारणा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ कैसे मदद कर सकता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आपको कंपनियों और संसाधनों तक पहुंच मिल सकती है जो आपको अपने उत्पाद की व्यवहार्यता निर्धारित करने में मदद करेंगे। उपाय, एक मूल्य प्रस्ताव विकसित करना। यह ग्राहक अनुसंधान, प्रोटोटाइप विकास या एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद के निर्माण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। फीडबैक का प्रसंस्करण, एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद करने वाले लाभों में से एक फीडबैक है जिसका उपयोग प्रत्येक संस्थापक कर सकता है। सत्यापन प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक ग्राहकों या कंपनियों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करना है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप तथ्यों को समझें, तय करें। विचार सत्यापन पूरा करने के बाद निर्णय लेने का समय आ गया है। आप एकल कंपनी की धारणा पर काम करना जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप उत्पाद के आधार पर धुरी या पुनर्विचार भी कर सकते हैं। यहाँ लागू होने वाला एकमात्र नियम एक सार्थक लाभ उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। स्टार्टअप के लिए विचार, व्यापक समस्या क्षेत्र समाधान की आवश्यकता स्थापित करना है। इकाई 1, प्रत्येक कंपनी का संस्थापक शुरू से ही आगे की चुनौतियों से अवगत है, हालांकि कभी-कभी उन्हें सावधान किया जा सकता है। कभी-कभी यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उन्हें पता नहीं चला कि समस्या मौजूद है, लेकिन अक्सर वे समस्या की उम्मीद नहीं कर रहे थे। इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए या बस इससे निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। व्यापक समस्या क्षेत्र तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका समस्या और उसके वातावरण का गहन विश्लेषण करना और समस्या या मुद्दे का एक सरल लेकिन व्यापक विवरण प्राप्त करना है। 01 व्यापक समस्या क्षेत्र क्या है? व्यापक समस्या क्षेत्र वाक्यांश समग्र परिदृश्य को संदर्भित करता है जिसमें अध्ययन करना और समस्याओं का समाधान करना आवश्यक हो सकता है। इस तरह के मामलों में शामिल हो सकते हैं अव्यावसायिक अवसरों जैसी समस्याएं जिन्हें हल करने के लिए उद्यमिता की आवश्यकता होती है, मौजूदा मुद्दे जिन्हें संगठनात्मक वातावरण में हल करने की आवश्यकता है, संगठन के जिन क्षेत्रों को एक प्रबंधक सुधार की आवश्यकता समझता है, एक सैद्धांतिक या वैचारिक समस्या जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है ताकि नौसिख या शोधकर्ता किसी दिए गए घटना को समझ सके। व्यापक समस्या क्षेत्रों के उदाहरण कई लोगों को प्रभावित करने वाली एक सामान्य समस्या जिसे उद्यमशीलता समाधान की आवश्यकता है। प्रशिक्षण पहल अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो सकती है। किसी उत्पाद की बिक्री की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है। इन्वेंट्री को नियंत्रित करना अप्रभावी है। संगठन के कुछ सदस्य पेशेवर प्रगति नहीं कर रहे हैं।
कई व्यवसायों में लचीले कार्य घंटों के उपयोग ने समाधान की तुलना में अधिक मुद्दों का कारण बना है। आंकड़ों का संग्रह। निम्नलिखित 3 शीर्षकों का उपयोग एकत्र की जाने वाली जानकारी के प्रकार को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है। 1. प्रारंभिक आंकड़ा संग्रह। 2. समस्या के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी। 3. क्षेत्र में मौजूदा विशेषज्ञता। 1. प्रारंभिक आंकड़ा संग्रह। शोधकर्ताओं के लिए किसी भी महत्वपूर्ण शोध प्रयास को वित्त पोषित करने से पहले प्रारंभिक डेटा संकलित करना महत्वपूर्ण है। यह अनुसंधान कार्यक्रमों की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने और अधिक व्यापक अध्ययनों के डिजाइन में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक डेटा एकत्र करते समय किसी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कितना डेटा आवश्यक है, इस प्रयास के वित्त पोषण की विधि और डेटा उत्पादन का स्थान और समय। नियोजित डेटा संग्रह सार्थक होना चाहिए, इच्छित उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और स्वीकार्य पेशेवर आचरण के मानकों का पालन करना चाहिए, जो शोधकर्ताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विपणन अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करने की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक शोधकर्ता द्वारा सभी प्रासंगिक डेटा के लिए एक नियोजित खोज की जाती है। विपणन अनुसंधान की सफलता के लिए आंकड़ों की सटीकता और प्रासंगिकता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त डेटा संग्रह के लिए नियोजित प्रक्रियाओं का डेटा की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक डेटा उस वास्तविक स्थान से अनुसंधान के लिए प्राप्त जानकारी है जहां समस्या से संबंधित घटनाएं पहली बार होती हैं। किसी समस्या के प्रति किसी व्यक्ति की धारणाओं और दृष्टिकोण जैसे कुछ के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका उनके साथ बात करना, घटनाओं, लोगों और वस्तुओं का निरीक्षण करना या उनसे प्रश्न पूछना है। द्वितीयक डेटा उस जानकारी को संदर्भित करता है जो पहले से ही एकत्र की जा चुकी है और शोधकर्ता द्वारा फिर से एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीयक डेटा उन लोगों को संदर्भित करता है जो पहले से मौजूद स्रोतों जैसे पृष्ठभूमि अनुसंधान से प्राप्त किए गए हैं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है। सरकारी प्रकाशन ऐसी जानकारी जो सार्वजनिक या निजी हो और किसी संगठन के अंदर और बाहर दोनों ओर से सुलभ हो। पुस्तकालय रिकॉर्ड, पहले के अध्ययनों से जानकारी, ऑनलाइन डेटा, वेबसाइट और इंटरनेट डेटा के द्वितीयक स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं। 2. पृष्ठभूमि अनुसंधान। किसी समस्या पर शोध करते समय आपको किसी प्रतियोगी की वेबसाइट पर या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेखों में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। आप इन स्रोतों का उपयोग समस्या और उपलब्ध समाधानों के बारे में अधिक जानने के लिए कर सकते हैं। किसी संगठन से संबंधित समस्या पर विचार करते समय आपको अपनी पूछताछ कंपनी की वेबसाइट या सार्वजनिक रिकॉर्ड पर केंद्रित करनी पड़ सकती है। संगठन के अभिलेख और दस्तावेज कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्षेत्र में मौजूदा विशेषज्ञता। शोधकर्ता की विशेष रुचि के क्षेत्रों में डेटा के द्वितीयक स्रोतों से प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन एक साहित्य सर्वेक्षण के रूप में प्रलेखित किया जाता है। पूर्व अध्ययनों के निष्कर्ष जो इस मुद्दे से संबंधित हैं, उन्हें साहित्य समीक्षा भी कहा जाता है।
शोधकर्ता को साहित्य समीक्षा के उपयोग के साथ मुद्दे से जुड़े प्रमुख कारकों को खोजने और उन पर जोर देने में सक्षम होना चाहिए। साहित्य समीक्षा के स्रोत: पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सम्मेलन की कार्यवाही, डॉक्टरेट शोध प्रबंध, मास्टर थीसिस, सरकारी प्रकाशनों, वित्तीय विपणन और अन्य रिपोर्टों के माध्यम से पुस्तकालय माध्यमिक डेटा के लिए एक समृद्ध भंडार प्रदान करता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस आसानी से सुलभ हैं, इसलिए साहित्य की खोज करना सरल है और इसे पुस्तकालय भवन के दरवाजे से गुजरे बिना किया जा सकता है। समीक्षा का महत्व: विश्लेषण में वे महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं जो समस्याग्रस्त स्थिति पर प्रभाव डालने की संभावना रखते हैं। यह सैद्धांतिक ढांचे और परीक्षण परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायता करता है। समस्या कथन को सटीक और संक्षिप्त रूप से तैयार करना संभव है। वर्तमान अध्ययन के परिणामों में परीक्षण और प्रतिकृति के संदर्भ में सुधार किया गया है। पहले से खोजी गई किसी चीज को फिर से खोजने की कोशिश में समय बर्बाद करने का कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय जांच के तहत मुद्दे को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मानता है। साहित्य समीक्षा की प्रक्रिया: 1. रुचि के विषयों पर सुलभ कई प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्रियों को खोजना और उन तक पहुंच प्राप्त करना इस प्रक्रिया का पहला कदम है। 2. दूसरा चरण प्रासंगिक डेटा प्राप्त करना है, जिसे पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों को ब्राउज करके या ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करके किया जा सकता है। 3. साहित्य समीक्षा लिखना तीसरा कदम है,